जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। बता दूं आपको, इस समय मौजूद हूं मैं देहरादून के अंदर और पूर्व सैनिक मेरे साथ मौजूद हैं। इधर भी अगर नज़र डालेंगे तो ये भी पूर्व सैनिक हैं। और जिस कार्यालय के अंदर मौजूद हूं वो एक समिति का कार्यालय है, वो एक पूर्व सैनिक संघर्ष समिति देवभूमि उत्तराखंड। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। ये पूरे उत्तराखंड की एक समिति है जो कि पूरे उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों की किसी भी प्रकार की समस्या हो और उसके समाधान के लिए देहरादून के अंदर जो है ये कार्यालय बनाया गया है, ताकि यहाँ से जो है पूरे उत्तराखंड के जो भी पूर्व सैनिक भाई हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। मैं फिर एक चीज और क्लियर कर दूं, सिर्फ पूर्व सैनिक ही नहीं, जो अभी सेवा दे रहे हैं सेना के अंदर, उनको भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो भी वो इस संस्था से संपर्क कर सकते हैं। और ये संस्था किस तरह से काम करती है, क्योंकि इस समय इस संस्था को लेकर के सोशल मीडिया के ऊपर काफी चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर हालांकि यूं तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, छोटे छोटे लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे अपने अपने हिसाब से वो काम करें, लेकिन अभी तक भी उत्तराखंड जो है राज्य के अंदर अभी तक भी कोई एक बड़ी संस्था पूर्व सैनिकों के लिए या जो जवान अभी काम कर रहे हैं उनके हक की बात उठाने के लिए अभी तक कोई संस्था नहीं थी। इसलिए अब ये संस्था बनी है तो लाजमी बात है, चर्चाओं में है। मैं खुद स्पेशल दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचा हूं, क्या नाम है, सैनिक भाई के पास, कैप्टन भगत जी इनका नाम है, जानने के लिए कि ऐसा इस संस्था में क्या है। क्योंकि इन्होंने एक विशेष रूप और विशेष कुछ इनके नियम हैं संस्था के, किस तरह से काम करेगी, पूरे इस समय हलचल में है ये संस्था। मैं देर ना करते हुए सीधा आपसे आपकी बात कराऊंगा, जो पूर्व सैनिक मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार इनसे जानेंगे कि ये संस्था किस तरह से काम करती है। सर, सबसे पहले आपको जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों के एक बार परिचय के साथ शुरू करेंगे। मैं कैप्टन भगत सिंह राणा, उत्तराखंड जो है अपना देहरादून का निवासी और यमकेसर ब्लॉक से बिलोंग करता हूं। और हाल फिलहाल मैं यहाँ पे भानीवाले में रहता हूं। और मैं एक पूर्व सैनिक हूँ जो कि मैं 2006 में रिटायर हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है सोशल वर्क जो है एक ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा, राज्य सैनिक परिषद का सदस्य रहा उत्तराखंड सरकार में। और पिछले 15 साल में जो है मैं इस सब चीज़ को देखते हुए, और हमारे छोटे छोटे संगठन पूरे उत्तराखंड में बने हुए हैं। हर लोग जो है अपनी अपनी बात को रखते हैं, लेकिन सरकार से पूरा जो है उसका निवारण नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने जो है आज इस मुकाम में पहुँचे कि एक संस्था का जो है हमने नाम रखा है, और जो कि हम पूरा पूर्व सैनिक संघर्ष समिति देवभूमि उत्तराखंड के नाम से हैं, जिसका जो है 21 तारीख को हमारे लोकेशन में छिंदवाड़ा जो मेन हाईवे पे है, हरिद्वार के जो है छिंदवाड़े में, वहाँ पे हमने जो है एक मीटिंग रखी थी। मीटिंग के अंदर जो है कैप्टन जो है चंदन सिंह बिष्ट जी हैं जो देहरादून के हैं, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने अध्यक्षता की। और हमारे जितने भी दूर दराज से आए हुए जो संगठनों के जो है अध्यक्ष और उनके साथ में जितने भी जो है कार्यकारिणी थे, हमने एक स्पष्ट रूप से एक चुनाव करवाया। चुनाव के दौरान जो है सबने अपनी बात को रखा, सभी वक्ताओं ने अपनी बात को रखा, और लास्ट में जो है चुनाव अधिकारी के द्वारा उसमें चुनाव किया गया, जिस चुनाव का लास्ट में जो है निष्कर्ष ये निकला कि हमारे जो है लेफ्टिनेंट राजपाल सिंह रावत जी हैं जो छिंदवाड़े में हैं, वो ग्रीन वैली होटल के जो है ऑनर भी हैं, उनको जो है उनके अध्यक्ष चुना गया है। और मैं इस संस्था में जो है पहले से काम कर रहा था। हमारे जो है सबसे वरिष्ठ जो संरक्षक हैं वो कैप्टन आनंद सिंह जो है अपना आलम सिंह भंडारी जी हैं कलामनी टाउन से। वो एक पत्रकार के रूप में भी रहे, सोशल वर्क को पिछले 76 ईयर के हैं, और उन्होंने जो है हमें एक गाइडेंस दिया, उत्तराखंड आप सब मिल करके इस जो एक जागृति को पैदा करो, और हमारे सैनिकों के लिए आप क्या काम कर सकते हो उस काम को मुकाम करो। और मैं इस संस्था में जो है एक उनके साथ संरक्षक के रूप में हूँ, और हमारे साथ जो अन्य 10 या 12 आदमियों का चयनित हो गया है, और इसमें मुकाम में जो है सब ने मिल करके कम से कम 20 से 21 संगठन जो है मिले हैं। यह दूर दराज से हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग और कोटद्वार से, कोटद्वार का एक वरिष्ठ हमारे साथ जो कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली से, वो जो है सुबेदार महेंद्र पाल साहब हैं, जो
पूरे अंतर्राष्ट्रीय अपने लेवल पे जो है कोऑर्डिनेटर हैं गढ़वाल मंडल के, वो भी शामिल थे उसमें। उन सब के सामने चुनाव प्रतिक्रिया हुई। चुनाव में जो है मेंबर जो है चुने गए वर्तमान में, और बाकियों को मनोनीत किया जाएगा। ठीक है। राणा साहब, सबसे बड़ा सवाल है एक, क्योंकि संस्थाएं बहुत सारी बनती हैं और बहुत सारी टूटती भी हम लोगों ने देखे, क्योंकि अनेकों राज्यों के अंदर हैं। उत्तराखंड में भी जैसे आपने हमें पता है कि छोटी छोटी संस्थाएं बहुत हैं, लेकिन चर्चाओं का विषय इस समय आपकी संस्था बनी हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से देख लो या हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस समय आपकी संस्था का नाम है। क्या जरूरत पड़ी आपको, क्योंकि जब तमाम संस्थाएं काम कर रही थी तो आपने एक संस्था इस तरह की पूरे उत्तराखंड लेवल की बनाई, क्यों जरूरत पड़ी आपको? उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो छोटी संस्थाएं हैं वो अपने छोटे लेवल में काम करते हैं जी, और वो जो है अपना मान लीजिए ब्लॉक लेवल में सीमित हो जाती हैं। लेकिन जब हमने दूर दराज से कई चीज़ें, जिस तरह से कोई हमारे भाई जो है शहीद हो जाता है, उसमें क्या होता है वो छोटी संस्थाएं नहीं जा पाती हैं। उससे अगर हम जो है फिर अगर इस तरह के हम बड़ी संस्था से काम करेंगे तो हम डायरेक्ट सरकार को जो है इन्वॉल्विंग करेंगे, और सरकार से जो भी उनके परिवार के लिए कर सकते हैं, जो बायोलॉजी में है, उस काम को हम डायरेक्ट इनटू सरकार के साथ बात करके उनकी सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। एक दूसरा और कई समस्याएं हैं कि हमें अपना इंटाइटल, आज के जो विसंगतियाँ हैं OROP की, वो हमें पहले मालूम नहीं थी कोई भी चीज़। अब हमें हमारे जो जागृत हैं लोग बाग, हमारे पूर्व सैनिक हैं, सब लोग, कोई ग्रेजुएशन है, कोई कैसे हैं, उनको सब चीज़ को पता है, और आज उन्होंने आवाज़ उठा दी है कि हमारा इंटाइटल हमें मिलना चाहिए। और जो है सरकार से ले रहे हैं हम अपना इंटाइटल को सरकार से विसंगतियों को ले रहे हैं, और जिसके लिए 20 फरवरी से धरना प्रदर्शन है। और हम लोग उत्तराखंड से पिछला 15 दिन हमने भी संभाला, वहाँ पे हमारे ब्लॉक के खासकर जो है मेंबर थे, तो वो लोग भी गए थे, उन्होंने भी संभाला है। और इसलिए ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग जो है, मैं खुद इस संस्था से 15 साल से जो है बिलोंग कर रहा हूँ, और हमने अपने ब्लॉक के अंदर इतनी उपलब्धि हासिल किया कि हमारे पिछले जो मुख्यमंत्री महोदय थे और हमारे विधायक भी रहे, हमने जो है अपने ब्लॉक के अंदर जो है ECH और कैंटीन के लिए जगह भी ली, और सरकार से पैसे भी लिए, और भवन बना दिया कैंटीन के लिए। कभी यही तो रीजन नहीं कि आपकी संस्था इस समय जो चर्चाओं में है, कि यही रीजन, क्योंकि आपने पहले भी शायद उपलब्धियां जो आप बता रही हैं ये, हाँ, वो इसलिए है कि आप ब्लॉक में, हम एक उदाहरण है कि हमने विधायक निधि से पैसे लिए हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने जब कोरोना के टाइम पे हमारे संस्था ने CM के जो है रिलीफ फंड में 5,25,000 रुपये जो है जमा किए हैं, सैनिकों ने जमा करके। उसका प्रोस्टेट है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें 300 आदमियों ने ये किया। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, जो हमने कैंटीन बनाया, उसमें 218 आदमियों ने कंट्रीब्यूशन किया अपनी सुविधा के लिए। और उसके बाद आज जो है हमें कैंटीन का जो है मंजूरी मिल गई है ECH का आने वाले समय में, जबकि हम ज़मीन को ट्रांसफ़र कर चुके हैं राज्य सरकार से केंद्र सरकार में। तो हमें ECH की सुविधा की भी उम्मीद है कि वो जब भी मिलेगी। तो इसलिए इस संस्था को बड़े रूप में करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। हमने दूर दराज से सब लोगों ने, जो 20 या 21 संगठनों ने हमें समर्थन दे दिया। और आगे हम एक रैली अभी जो है श्रीनगर में करने वाले हैं, जो हमारा गढ़वाल श्रीनगर है, उसमें अगले महीने हमें उसमें जो है एक रैली करने वाले हैं, ताकि दूर दराज के लोग हमें वहाँ मिलें, वो समर्थन वहाँ हो जाए। पिछले जो और संगठन हैं, हम आज से 21 तारीख से हमने जो है, जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री राजपाल सिंह जो है रावत जी, उन्होंने एक मुहिम कर रखा है कि मैं घर घर जाके अन्य लोगों से, सब संस्थाओं से पहले मिलूंगा, चाहे मुझे 3 महीने लगें, 6 महीने लगें। और काम करने का हमारे बात की बात है, पहले हम सब लोगों से मिलेंगे, जुड़ेंगे, और आगे जो लोग बोलेंगे वही हम करेंगे। तो हमारी ताकत बढ़ेगी, सैनिक एकता बढ़ेगी, और उत्तराखंड को एक हम नवजीवन वो करना चाहेंगे कि हमारे सबसे ज़्यादा पूर्व सैनिक उत्तराखंड के अंदर हैं, उनको जो है, जिनको किसी चीज़ का पता नहीं है, उनको भी हम जगाने का काम करते हैं। और अपील हमने जो है 30 तारीख के लिए हमने अपील भी दर्ज कर दी, जो कि हम जो है परेड ग्राउंड के माध्यम से जो है हम अपना ज्ञापन देंगे। ठीक है। भगत सिंह जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से छोटी छोटी संस्थाएं पूरे उत्तराखंड में काम कर रही हैं, अभी आपने भी एक बड़ा संगठन तैयार किया कि वो पूरे उत्तराखंड के लिए काम करेगा, तो
किस तरह से समस्याओं का, क्योंकि समस्याएं सैनिक के जीवन के साथ लगातार बनी रहती हैं, फिर चाहे वो सेना के अंदर जब वो काम कर रहा है तब, या सेना निवृत्त हो जाता है उसके बावजूद भी उसके साथ समस्याएं या विसंगतियां या जो उसके साथ धोखा है वो लगातार है। और अनेकों संस्थाएं जितनी बनी हैं वो भी उस चीज के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और आप भी उसी चीज के लिए लड़ोगे। फर्क क्या रहेगा दोनों में? फर्क इतना ही रहेगा कि हम जो है जब हमारे एकता और हम एक बड़े पैमाने पे जो है संस्था का जो है करेंगे तो हमारे साथ लोग सभी जगह के लोग होंगे। अगर हम कल की डेट में मान ले जाए सरकार से कोई चीज़ हमें करना है तो पहले हम जो है छोटी संस्था वाले 1 या 2 अध्यक्ष जाते थे। हम आने वाले समय में कम से कम हमारे साथ 50 अध्यक्ष जाएंगे, अपना लेटर हेड के साथ जाएंगे, उनकी मांगे भी होंगी नीचे हमारे साथ, और हेड जो कवरिंग लेटर जो मेन बनेगा वो हमारे उस पर जो है वो काम करेंगे। ठीक है, सब लोग मिलके काम करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, जितनी संस्थाएं हैं, क्योंकि उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि क्या नाम है, कहीं ना कहीं एक संस्था ऐसी भी है जो पूरे उत्तराखंड लेवल पे काम करिए, उन लोगों का समर्थन है आपको? हाँ, अभी पिछले हमें करीबन 20 या 21 संगठनों का समर्थन है, जिनके हमने जो पहले 2-3 मीटिंग की है और उन मीटिंगों में फाइनल हुआ था। उन सभी ने जो है जब हमने 21 तारीख को फाइनल किया, चुनाव किया, तो ये जो हमने संस्था अभी बनाई है हमने अस्थायी बनाई है 6 महीने के लिए। 6 महीने में हम इसका काम देखेंगे, लोग अगर इस काम को पसंद करेंगे तो जो अपॉइंटमेंट जिनको दिया गया उनके बारे में सोच विचार होगा। अभी अस्थायी रूप से बनाया गया। अक्सर एक चीज और मैं पूछूंगा, क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया कि जितनी भी संस्थाएं बनाई जाती हैं उनमें से ज्यादातर कहीं ना कहीं अपने आप को चमकाने के लिए, कहीं ना कहीं एक चेहरा सामने लाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए बनाई जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर भी कहीं ना कहीं कभी कल को कोई राजनीति करेगा और अपना चेहरा चमकाएगा और खुद नेता बन के निकल जाएगा संस्था? नहीं, हमारी जो संस्था है उसका एम एक ही है कि जो जिनको हमने अध्यक्ष चुना है वो एक साफ सुथरी छवि, बिजनेसमैन, और उनकी जो पिछले जो सोशल वर्क है उनका आप देखोगे तो पिछले वो भी एक क्षेत्र में वहाँ पे क्षेत्र वाले के अध्यक्ष थे। उन्होंने जो है कोरोना काल के टाइम पे और आपदा के टाइम पे प्लस जो 2013 में आपदा आई थी उसने सोशल वर्क में कम से कम उन्होंने अपने संगठन के द्वारा 5-7 लाख रुपए खर्च किए हैं, जनता के लिए सोशल वर्क काम किया है, इसीलिए आज उनको जो है चुना गया है। और उन्होंने एक चीज़ बोली है कि मैं जो है संगठन का 1 पैसे नहीं लूँगा, संगठन को चलाने के लिए मैं साथ में काम करूँगा और सब मिलके काम करेंगे और संगठन का एक भी जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन उनकी जो पिछली छवि को देखते हुए सब लोगों ने सर्वसहमति से उनको चुना है। ठीक है। अंत में क्या, जितने भी पूर्व सैनिक भाई अभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, देखें, आप खुद समझने की कोशिश करें कि यदि एक संस्था इस तरह की है जो पूरे उत्तराखंड को संभालने वाली है, जो पूरे उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए, और जो सैनिक काम कर रहे हैं, मैं लगातार बता दूं आपको कि जो सैनिक काम कर रहे हैं अभी भी, जो ड्यूटी पर हैं और जो ड्यूटी से निवृत्त हो चुके हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो है ये संस्था जो है काम करेगी और काम कर रही है। हालांकि अभी 6 महीने के लिए लगाई गई है कि 6 महीने के दरमियान क्या रिस्पॉन्स रहता है, किस तरह से ये लोग काम कर पाते हैं, वो देख करके संस्था का जो समय है वो बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जो समर्थन है वो वाकई इस समय जबरदस्त मिल रहा है, क्योंकि लगभग 21 से 22 संस्थाओं का समर्थन इनको अभी तक मिल चुका है और लगभग उत्तराखंड की जो संस्था है और हर तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। बड़े से बड़ी बात हो, छोटे से छोटी बात, और लाजमी बात है यदि कोई बड़ी संस्था काम करेगी तो बड़े पैमाने पर ही करेगी। अच्छा, जो संस्थाएं अभी इस समय देख रही हैं, जो नहीं आपसे जो संपर्क कर पाई हैं, या जो पूर्व सैनिक इस समय अपने इस खबर को देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज अपनी संस्था की ओर से आप देना चाहेंगे? हम उनको जो है, हाँ, हमारे जो दूर दराज का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उन लोगों को इस चीज़ के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। लेकिन हम अब एक पम्पलेट के जरिए और हमने ये किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन लोगों से संपर्क करेंगे और उसके बाद उनको अपनी बात को रखेंगे। और उनको, जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, मेरे साथ जो है अपने वीर सिंह भाई है, ये हौलदार जी हैं, ये खुद डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं और मैं ज़्यादा ये कहूँगा कि ये आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे कि हम किस तरह से आगे काम करेंगे। ठीक है। अगर देखेंगे, मैंने आपके पूर्व सैनिक भाई हैं भगत सिंह जी और इनसे बात आपकी करवाई है, मैं चाहूँगा एक बार सर आपका परिचय। नमस्कार गर्ग जी, CNC न्यूज़ चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो दिल्ली से यहाँ इतनी दूर उत्तराखंड के देवभूमि में एक पूर्व सैनिकों की बात को सुनने के लिए आप हमारे पास पहुँचे। हम आप देवभूमि में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गर्ग जी, ऐसा है कि जो हमारा उत्तराखंड काफ़ी
भौगोलिक परिस्थितियों से लंबा चौड़ा क्षेत्र है और गढ़वाल के अंदर हमारे बुजुर्ग सैनिक होते हैं, जिनकी वजह से जो है वहाँ पे हमारी बात, और कहीं कहीं पे तो नेटवर्क की भी बड़ी दिक्कत होती है। और पुराने लोग हैं, एक्स सर्विस मैन, हमारे बुजुर्ग जो माता पिताजी बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा कम होती है। तो हमारे अध्यक्ष राजपाल जी जो है एक जुझारू सैनिक है, उम्र उनकी लगभग 60 साल है। वो यहाँ पे किसी कारणवश नहीं आए, थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण आ नहीं पाए, तो और अच्छा सा बता देते हैं। परंतु मैं एक उनके साथ का सहपाठी होने के नाते, और मैं एक युद्ध का विकलांग सैनिक भी हूँ, तो वो दुर्गम क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे आने जाने की सुविधाएं भी बड़ी कमज़ोर होती हैं, कहीं पे गाड़ियाँ नहीं जाती, तो उन लोगों को जो है कैरी कर, कहीं कहीं स्थान ऐसे भी जहाँ पे उनको कैरी करके जो है नीचे लाना पड़ता है, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, 80 साल 90 साल के बुजुर्ग लोग हैं। तो हमने इस संगठन को, जो हमारा पूर्व संघर्ष समिति देवभूमि उत्तराखंड के नाम से इसलिए बनाया कि ताकि हम वहाँ पे फिजिकल जाके उनसे उनकी समस्याओं को अपने तक पहुँचा के, या जो छोटे छोटे संगठन हैं हमारे, उनको जो है हम उनके माध्यम से जो है वहाँ पर मैसेज को पहुँचा के, ताकि सरकार तक इस पटल पर लेके आए हैं कि उन तक जो है भारत सरकार से मिलने वाली सुविधाएं मिल सके। उदाहरण के तौर पे मैं एक युद्ध का विकलांग सैनिक हूँ। मैं 25 अक्टूबर 2001 को जो है जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा सेक्टर में आतंकवादियों के हमले में घायल हो गया था। मेरी अपंगता 100% है, और मैं दुर्गम क्षेत्र में रहता हूँ, और मेरे पास वहाँ पे नेटवर्क की बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे सुविधाएँ नहीं होती हैं, तो मेरे को कोई सोचना ही नहीं वहाँ पे कि हो क्या रहा है नीचे। तो इसलिए हमें जो अपने पूर्व सैनिक संघर्ष समिति को बनाने की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम जो है दुर्गम क्षेत्रों में से अधिक अपने बुजुर्गों को भारत सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को पहुंचा सके, और एक छोटी छोटी संस्थाओं को जो है अपने पास ला सके, उनके मांग पत्र को स्वीकार कर सके और वो हमारे पास आए। मेरा एक अंत में एक सवाल है। तमाम चीजें हमने डिस्कस कर लिया, आपने बता भी दी भाई किस तरह से संस्था काम करेगी। जो सैनिक सेवानिवृत्त हो गया वो तो खुल करके अपनी समस्या रख देता है, लेकिन जो सैनिक अभी काम कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक डिसिप्लिन के नाम पर गला घोटा के जाता है वहां पर कि वो अपनी हक की आवाज भी नहीं रख पाता, तो आपको लगता है कि वो आपको अपनी आवाज रखेगा और कल को उसको कोई नुकसान पहुंच जाता है? बिल्कुल सर, ये जरूर है कि जब आदमी सेना के अंदर होता है, एक किसी अनुशासन के होता है, सेना के बाद भी हम अनुशासन में होते हैं, हम अपनी रैलियां निकालते हैं। हमने अपने 20 फरवरी 2023 से हम दिल्ली जंतर मंतर पे बैठे होंगे, आपने देखा होगा, आप वहाँ पे लगातार कवरेज करते हैं कि हमारा अपने डिसिप्लिन के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से अपनी रैली को निकालते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, अपने मंच पे अपना संचालन जो करता है वही उस टाइम उसका राजा होता है। तो इसी प्रकार से सेना के अंदर भी डिसिप्लिन होता है। सब जो जवान वहाँ पे नौकरी करता है का हम लोग सारे डिसिप्लिन के अंदर होते हैं। आज सेना के बाद सेवानिवृत्त होने के बाद भी डिसिप्लिन भी होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी विसंगतियाँ हैं जो होती हैं, और आज जवान वहाँ पे मजबूरी के कारण नौकरी करना है तो उसके बाद बोल नहीं पाता है कि अपने खुलकर बात नहीं रख पाता है, मगर जब सेवानिवृत्त हो जाता है तो वो बोलने का अपना रखता है कि जो है, जो हमारे संविधान ने हमें भीमराव अंबेडकर साहब के जो हमें अनुच्छेद 19 के आधार पे जो हमें बताया गया है कि आप अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, ताकि सरकार सुने और सरकार अमल करेगी। कल को मेरा सवाल वहीं का वहीं है बीबी, कल को वो आपको अपनी कोई बात रखता है, समस्या बता देता है, जो सेना के अंदर काम कर रहा है जवान, उसके साथ कोई शोषण हो रहा है वो आपको बता देता है, और आप एक्शन लेंगे भी उसके लिए, क्योंकि एक्शन लेंगे, और कल को उसकी नौकरी पे कोई बात आती है या उसके साथ और ज़्यादा शोषण किया जाए, क्योंकि इस तरह से होता है जब वो अपनी हक की आवाज़ रखता है तो उसका और ज़्यादा शोषण करते हैं, तब कौन जिम्मेदार होगा उसका? देखो साहब, लोकतंत्र के माध्यम से हम लड़ाई दो प्रकार से लड़ते हैं। एक लड़ते हैं हम लोकतांत्रिक ढंग से, जिसमें हम अपना जनसंख्या को दिखा के सरकार तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। एक बात रखते हैं हम जो है संवैधानिक ढंग से, जो कोर्ट के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। कोर्ट का माध्यम से बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, उसमें जो है आज मैंने केस डाल दिया और उस केस का सालों साल चलेगा, कब उसका क्या नतीजा निकलेगा ये कोई नहीं जानता। बशर्ते है कि जो हम लोकतंत्र के माध्यम से जो हम अपनी आवाज़ उठाते हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाते हैं, और राज्यसभा लोकसभा में उस आवाज़ को सुनवाया जाता है। हमारे जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले अपने ज्ञापन में अपने 16 बिंदु रखे हुए हैं कि जो है हमारे ये जो बिंदु हमने उसके अंदर रखे हुए हैं, इन बिंदुओं को सरकार तक पहुँचा। हमने अपने सांसद महोदयों के दिया, अपने डीएम के माध्यम से दिया। अभी जब हमारा फेडरेशन ऑफ बैटन का जो फाउंडेशन बना है दिल्ली में, अभी हम उसके माध्यम से अपने ज्ञापन देंगे, अपने तहसील लेवल में देंगे। तहसील लेवल में देने का मतलब ये है कि जो गाँव के अंदर हमारी बुजुर्ग है वहाँ तक पहुँच पाए, अपनी बात को सरकार तक पहुँचा पाए। ठीक।
देखिए, तमाम चीज़ों को लेकर के मैंने इनसे राय विचार करी, डिस्कस करी, ताकि वो चीज़ सामने आ सके कि ये संस्था काम किस तरह की। यूँ तो हालांकि कई तरह की संस्थाएं बनती हैं, कई तरह की संस्थाएं काम भी कर रही हैं उत्तराखंड के, लेकिन ये पहली एक ऐसी संस्था है पूरे उत्तराखंड के लेवल पर जो बनी है, और उत्तराखंड के तमाम उन सैनिकों भाइयों के लिए और तमाम उन विसंगतियों के लिए काम करने वाली है, और खुल करके काम करने वाली, एक अच्छे बल के साथ काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि अभी हमारे देहरादून में जैसे सवेरा कैंटीन में जो है हमारे सैनिक भाई ने अपनी हक की मांग उठाई थी। आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि आप अपनी मांग कैसे उठाओगे। हमारे सैनिक भाई ने वहाँ पे एक जायज़ मांग उठाई थी कि जो है वहाँ पे 2 काउंटर बना है, या किस प्रकार से बने हैं कि आप सबको पता है। तो वहाँ पे जो काफ़ी हो हल्ला हुआ, हमारे कमांडर, हमारे जो अफसर साहिबान हैं, हमारे जो सवेरे कमांडर साहब हैं, उन तक रिपोर्ट लगी है। फिर हमारा माध्यम ये बनता है कि हमने अपने सभी सैनिकों ने इकट्ठा हो गया, अपने जो हमारे केंद्रीय सैनिक केंद्रीय मंत्री हैं, जो उनको अपनी बात पहुंचाई। देखो, हमारे माध्यम तो वही बनता है। फिर उसके ऊपर भी कई अधिकारी वर्गों ने, मैंने किसी ट्विटर हैंडल पे देखा था कि बहुत सारी उनके लिए गंदी गंदी बातों का, जो मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, मैंने किसी न्यूज़ चैनल में देखा है कि हमारे अधिकारी साहबों ने जो है उन पर बहुत गंदी गंदी कमेंट किए हमारे मंत्री जी पे। वो गलत है। देखो, हमारा आप व्यवस्था को सुधारो। अगर जवान ने कोई बात उठाई है तो व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाइए। आप पहले ग्राउंड पे फिजिकल उसका मुआयना करो। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे को बुलाओ, अपने पास बुलाओ, समझाओ मुझे कि ये चीज़ ऐसी नहीं होती, ऐसी होती है, तो इसके तरीके होते हैं। तो मैं इस चीज़ से भी आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि महोदय, आप ऐसे गंदी भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए। हम एक अनुशासित है, हम आपको नहीं कहते हैं। हम अपने जो हमारे साथ विसंगतियाँ हुई उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर मैं 100% डिसेबल हूँ। मेरे अंग जो है जितना डैमेज हुआ है उतना एक अधिकारी का होता है। अब अपंगता तो मेरे शरीर के अधिकारी के शरीर की बराबर है, तो उसमें भेदभाव क्यों। तो ये मैं अपनी बात आपके माध्यम से जो है, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का महोदय आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हमारी आवाज़ को जो है सरकार तक पहुंचाओगे। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप हमारी बात को जरूर सरकार के पटल तक पहुंचाओगे। निवेदन करूंगा तमाम संस्थाओं से, जो संस्थाएं चूक गई हैं, क्योंकि समय मिलते, समय पे रहते हुए हम अगर ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक संस्था इस तरह की जो पूरे उत्तराखंड लेवल पे काम करने वाली है। तो निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी संस्थाएं इस समय देख रही हैं, जो उत्तराखंड की संस्थाएं हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, जिस भी लेवल के हैं, वो इस संस्था के साथ जुड़ें, संस्था के साथ मिलकर काम करें और एक अच्छी मुहिम चलाएँ, ताकि जो हमारी जवान भाइयों के साथ जितनी भी विसंगतियाँ हैं उनको दूर किया जा सके और एकजुट होकर किया जा सके। 30 तारीख को जी 30 तारीख को देहरादून के रहने वाले जितने भी क्षेत्रीय गौरव सैनिक हैं, मैं सभी सैनिक भाइयों से अनुरोध करता हूं कि परेड ग्राउंड में संख्या बल के साथ आए और सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाने का मौका दीजिए। एक अभी नहीं, कभी नहीं। दिल्ली जंतर मंतर में बैठे हुए जो सैनिक हैं, तपती हुई गर्मी में 50 डिग्री के टेम्परेचर में बैठे हुए, हम 1 घंटे के लिए दिल्ली अपने परेड ग्राउंड देहरादून में आ सकते हैं। आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं, मैं एक विकलांग सैनिक हूं। अगर मैं शरीर से विकलांग हूं, दिमाग से विकलांग नहीं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, घरों से बाहर निकलिए और बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और देहरादून के परेड ग्राउंड में ठीक 9:30 पे आप लोग वहाँ पे आने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।